हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, संबंध एवं फलन। ठीक है, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपको चैप्टर फर्स्ट यानी रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन के लेक्चर आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। आज से मैं संबंध और फलन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है, इंटरमीडिएट का जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी बेस है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हायर स्टडी में आता है ये संबंध और फलन वाला चैप्टर आपको आगे आपको इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये संबंध और फलन का लेक्चर मैं आज से स्टार्ट कर लूँगा और सभी क्वेश्चन आपको समझाना स्टार्ट कर लूँगा। पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें पहले आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा सेट, समुच्चय पढ़ा होगा, तो ये पूरा चैप्टर समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, ये रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो सेट से ही संबंधित है। जैसे आपने सेट में दो समुच्चयों के बारे में पढ़ा होगा, समुच्चय ए, समुच्चय बी, इम्पट्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यानी संबंध और फलन का जो रिलेशन है वो समुच्चय से ही है, और समुच्चय आपने फर्स्ट ईयर में सीख रखा है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर पहले आपको फर्स्ट ईयर की बातें समझाऊंगा, फिर देन आपको 12th क्लास की जो संबंध और फलन है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेते हैं पहले। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का पहले बेसिक सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट पहले आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, पहले ही बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा क्रमित युग्म कैसे निकालते हैं। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि संबंध का पूरा रिलेशन किससे, ऑर्डर पेयर से। रिलेशन का जो संबंध है वो है ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म से। ठीक है, तो क्रमित युग्म के बारे में आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा। तो देखिए, पहले आप हेडिंग लगा दें यहाँ पर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है पहले इसको सीखेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखिए पहले ये क्या होता है, इसको पहले मैं परिभाषित करता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, क्रमित युग्म डियर स्टूडेंट क्या होता है पहले मैं लिख लेता हूं इसके बारे में, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए ध्यान से मेरे साथ साथ देखिए कि क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा युग्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात ऐसा युग्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म बदलने पर पहचान बदल जाती है, अर्थात कर्म बदलने पर पहचान बदल जाती है, क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्रमित युग्म की परिभाषा मैंने लिख दी है। आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ें आपको मैं लिखकर समझाऊंगा, नोट्स की फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, संबंध फलन जो चैप्टर है इसको नोट्स की फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपको नोट कैसे करना, कॉपी में कैसे लिखना, फेयर कॉपी में कैसे लिखना है, सीक्वेंस में कैसे लिखना, परिभाषाएं मैं लिखवाऊंगा, परिभाषाएं में एक एक आपको लिखवा के दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले
कर्मित युग्म क्या बोलता है? ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा युग्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है अर्थात कर्म बदलने पर पहचान बदल जाती है, कर्मित युग्म कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक कर्मित युग्म लेता हूं मैं यहाँ पर, क्या, ए कॉमा बी। कर्मित युग्म रखना है कि एक मैंने कर्मित युग्म ए कॉमा बी लिया है। अब देखिए ध्यान से, कर्मित युग्म ए कॉमा बी, ठीक है, क्या लिखा है? कर्मित युग्म ए कॉमा बी ये हमेशा बराबर नहीं होता है बी कॉमा ए की, डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। पहले आपको इसको समझ लेना है कि ऐसा युग्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है अर्थात कर्म बदलने पर पहचान बदल जाती है, कर्मित युग्म कहलाता है। यानी ए कॉमा बी अगर कोई कर्मित युग्म है, इसको हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं। बात को पहले ध्यान से समझना, अगर ए कॉमा बी कोई कर्मित युग्म है, ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, क्रम चेंज हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा। समुच्चय में लिख सकते हैं, समुच्चय में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1,2,3 अगर कोई समुच्चय है, इसको आप 2,1,3 लिख सकते हैं। समुच्चय यानी सेट, सेट के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मित युग्म के अंदर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अगर ए कॉमा बी संबंध में ए कॉमा बी अगर कर्मित युग्म है तो इसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर बदल जाएगा, क्रम चेंज हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं मैं एग्जाम्पल के द्वारा पहले देखिएगा ध्यान से। सपोज जैसे कि मैंने मान लिया एक कर्मित युग्म मेरे पास है। देखिए अभी समुच्चय से एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। अभी केवल आप ऐसे देखिएगा, कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने मान लिया कि सपोज यहाँ पर मान लो आप 6,4 है। क्या मान लिया मैंने? एक कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर मैंने 6,4 मान लिया है। अब अगर मैं इसको कभी भी ये नहीं लिख सकता, मैं इसको मैं 4,6 नहीं लिख सकता हूँ कर्मित युग्म को, यानी इसका स्थान चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्रम नहीं बदल सकता हूँ, ये इसमें प्रधानता नहीं है, ठीक है। तो यानी 6,4 को हम 4,6 नहीं लिख सकते, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिए कि अब इस परिभाषा क्या कहती है। देखिए परिभाषा यही बात कहती है कि ऐसा युग्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है अर्थात कर्म बदलने पर पहचान बदल जाती है, कर्मित युग्म कहलाता है। कर्म की इसमें विशेष रूप से प्रधानता है, कर्म पे इसका ध्यान दिया जाता है, मतलब फोकस किया जाता है कर्म पे, ठीक है। कर्मित युग्म का मतलब है कर्म पर फोकस करना, कर्म की प्रधानता होना, ठीक है, कर्म की वरीयता होना इसमें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि क्रम को चेंज नहीं कर सकते, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं, 6,4 को 4,6 नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि परिभाषा कहता है कि ऐसा युग्म जिसमें क्रम की प्रधानता होती है, मतलब कर्म को महत्व दिया जाता है कर्मित युग्म के अंतर्गत। अगर एक कर्मित युग्म ए कॉमा बी है तो इसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्मित युग्म मैंने 6,4 माना है, तो 6,4 डज नॉट इक्वल टू 4,6 होगा हमेशा, यानी ये पेयर इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा देखिए, पहले एग्जाम्पल से देखिए कि ये इसके इक्वल क्यों नहीं होता है, यानी ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए के इक्वल क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसका रीजन ये है, देखिए अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ, ठीक है, कार्तीय तल, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा कार्तीय तल का, ठीक है। ये क्या होता है x, ये x डैश, ये y डैश, ये y होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट मान लो आप, मतलब लंबन लाइन पे कुछ वैल्यू मान लो आप 0, यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 4 5 और 6, सेम ऊपर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस कार्तीय तल में इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, इस बिंदु को, इस कर्मित युग्म को अगर मैं दर्शाता हूँ इस प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन पर शो करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, डिनोट करता हूँ इस बिंदु को, तो इसका स्थान बदल जाएगा। देखिए कैसे, पहले मुझे क्या करना है, 6,4 देखिए x, ये पहले x होगा, ये y होगा, तो x 6 यहाँ पर है, y 4 कहाँ पर, इसके सामने, तो ये इसके सामने और इसके सामने लगभग यहाँ पर रहे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे x 6 है, y 4 है,
कर्मित युग्म मैंने यहाँ पर कर लिया मेंशन, ठीक है। अब अगर मुझे 4,6 को मेंशन करना है तो देखिए x पे 4 ये रहा, y पे 6 कहाँ है, ये रहा इसके सामने, x पे 4 y पे 6 यहाँ पर है, तो इसके सामने और इसके सामने यानी कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा ये। इसका मतलब क्या है, देखिए x4 y6 क्रम चेंज हो गया है। देखिए पहले पॉइंट यहाँ पर था, अब पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी क्रम चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया है। अगर ये पॉइंट भी यहीं पर आता, इसी के ऊपर पड़ता, तो इसमें क्रम मतलब इसका ये इक्वल हो जाता आपस में, लेकिन इसका स्थान चेंज हो गया। पहला पॉइंट देखिए आप जरा ध्यान से, पहला पॉइंट यहाँ पर पड़ रहा है और दूसरा पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए इनका स्थान बदल गया है, पहला पॉइंट इधर है, दूसरा इधर है। तो यही इसमें विशेषता होती है कि कर्म चेंज होने पर क्या होता है कि अगर इसका कर्म में चेंज कर दूं, क्रम चेंज कर दूं, ऑर्डर को चेंज कर दूं, तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या आता है कि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कर्म पे विशेष ध्यान दिया जाता है, कर्म पे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कर्मित युग्म बेसिकली होता क्या है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और इसको हम 6,4 को 4,6 नहीं लिख सकते हैं, यानी a, b को b, a नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इसको आप साइड में दिखा ले, इसके नीचे साइड में, ताकि आपको याद रहे बात। इसके बाद एक नोट लिख ले आप, नोट कि इफ यदि अगर आपके पास a, b एक कर्मित युग्म है और c, d एक कर्मित युग्म है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। सपोज मान लिया कर्मित युग्म a, b और c, d इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका जो प्रथम घटक है a, वो क्या होगा, इसके प्रथम घटक यानी c के इक्वल होगा, और फिर दूसरा जो द्वितीय घटक है दोनों का, तो द्वितीय घटक के इक्वल हो जाएगा, b इक्वल टू c, d b इक्वल टू d, ठीक है। अगर दो कर्मित युग्म समान दे रखे, ठीक है, दो कर्मित युग्म समान है, तो प्रथम घटक के समान होगा और द्वितीय घटक के समान होगा। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि अगर दो कर्मित युग्म समान होता है तो उसका प्रथम घटक के इक्वल होता है और द्वितीय घटक दूसरे के द्वितीय घटक के इक्वल होता है, ठीक है। तो नोट में ये बात भी आप लिख लें। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपको पहले नोट करना है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे देखिए, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि कर्मित युग्म में क्रम की विशेषता होती है, प्रधानता होती है, ठीक है, वरीयता होती है, क्रम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कर्म चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्थान बदल जाता है। संख्या रेखा पर मैंने बताया अगर मैं क्रम चेंज करता हूं तो इसका स्थान चेंज हो रहा है। पहला ये पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा, अब ये यहाँ पर हो गया, तो इनका स्थान चेंज हो गया, इसीलिए इसमें क्रम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद तो कर्मित युग्म आपने देख लिया होगा, इसमें क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मित युग्म आपने देख लिया होगा, इसमें क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, कर्मित युग्म आपने सीख लिया है। अब आगे देखिए, अब हम आपको समझाएंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। क्या सीखना है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। संबंध को सीखने से पहले आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं मैं इसकी और फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले, तो यहां लिखना है दो समुच्चयों
दो समुच्चयों ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल दो समुच्चयों ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दो समुच्चयों ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए में तथा द्वितीय घटक जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए में तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी में विद्यमान हो कार्तीय गुणनफल कहलाता है। कार्तीय गुणनफल, पहले इसको थोड़ा सी लिख ले। कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पहले आपको इसको ध्यान से समझना है कि मैंने क्या लिखा है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। देखिए, दो समुच्चयों ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए में तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी में विद्यमान हो कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, पहले इसको ध्यान से पढ़िए कि दो समुच्चयों ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए में तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी में विद्यमान हो कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ठीक है, देखिए, अभी मैं इसको पहले आपको लिखवा क्यों रहा हूँ, आपको फेयर कॉपी में इसको लिखना है, नोट करना है, तो इसीलिए आपको मैं सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, गणितीय रूप में देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है गणितीय रूप में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है। कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो देखिए, ए क्रॉस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको दिखाने के लिए इस समुच्चय ए के अवयव को, जो ये समुच्चय ए है ना, इस समुच्चय में जितने अवयव होंगे ना, उनको दिखाने के लिए एक प्रतीक यूज कर रहा हूं मैं, स्मॉल ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, स्मॉल ई। फिर इस समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक प्रतीक यूज करता हूं मैं, स्मॉल बी। तो क्या लिखना है, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं गणितीय रूप में, ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी, यहाँ पर कोई दो चर राशियां होती है, ठीक है, मतलब जिनकी वैल्यू दिए गए प्रतिबंध के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो क्या कहलाती है, चर राशियां कहलाती है, वेरिएबल्स कहलाती है। तो मैंने क्या किया, समुच्चय ए के अवयव को दिखाने के लिए एक चर राशि ए मान लिया और समुच्चय बी के अवयवों को दिखाने के लिए बी मान लिया। अब इसके बाद सच डेट लगाना है, सच डेट। ये दो बिंदु है ना, देखिए, ऐसे अगर कहीं पर लिखा है, इसका नाम होता है सच डेट, और इसको ऐसे भी लिखते कहीं कहीं पर ऐसे भी। ठीक है,
ये भी क्या है, सच डेट है, तो ध्यान रखना। तो ए कॉमा बी सच डेट। अब इसके, अब देखिए यहाँ पर सच डेट का ये मतलब होता है कि ए कॉमा बी क्या है इसके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना आगे, ठीक है, कि ए कॉमा बी जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये वास्तव में है क्या चीज़, ठीक है। तो सच डेट क्या करता है, इसके बारे में जानकारी देता है, सूचना देता है हमें कि ए कॉमा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए क्या है, समुच्चय ए का अवयव होगा, ठीक है, और तथा जो स्मॉल बी है बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए का अवयव है और जो स्मॉल बी है वो समुच्चय बी का अवयव है, एलिमेंट है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो बी क्रॉस ए, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे ए कॉमा बी सच डेट, ठीक है। अब जो पहले मैंने ए लिखा है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए क्या करेगा, सेट बी से बिलोंग्स करेगा, तथा जो अब ये बी है ये बी बिलोंग्स करेगा सेट ए से, तो इसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कार्तीय गुणनफल को गणितीय रूप में लिखने का तरीका क्या है, दो समुच्चय लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चर राशियां हैं, जो a है वो समुच्चय a के सभी अवयवों को इंगित करेगा और जो b है वो समुच्चय b के सभी अवयवों को इंगित करेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे जो मैंने दो डॉट लगाए इसका मतलब है सच डेट, ठीक है। जो ये दो डॉट है इसका मतलब होता है सच डेट, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सच डेट को, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा थी और ये गणितीय रूप में था, ठीक है। अब इसको कैसे सीखना, प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे दो समुच्चयों का, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले सभी बच्चे नोट कर ले, ठीक है। तो ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट ऊपर से देखिए आप, इसके बाद आपको नीचे लिखना है। देखिए अगर मान लिया कि अब हमारे पास दोनों सेट हुए, अब हमें सेट ए का सेट ए से कार्तीय गुणनफल निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, समुच्चय ए का समुच्चय ए से अगर कार्तीय गुणनफल निकालना पड़ जाए, इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वही बात, समुच्चय ए के अवयवों को दिखाने के लिए मैं ए लूँगा और समुच्चय बी मतलब जो सेकंड वाला सेट है इसको दिखाने के लिए मैं बी लूँगा। तो अब ए कॉमा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू सेट ए तथा बी, ये बी बिलोंग्स टू सेट बी ए, ये दोनों अवयव मैंने क्या लिए, सेट ए से लिए हैं। देखिए अगर ए स्क्वायर आपको चाहिए यानी ए इंटू ए चाहिए, यानी सेट ए का सेट ए के साथ कार्तीय गुणनफल आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेट ए के जितने भी अवयव थे यहाँ पर इसको दिखाने के लिए मैंने ए लिया है, चर राशि ए ली है, और फिर दूसरे वाले सेट ए को दिखाने के लिए मैंने चर राशि बी लिया है। दोनों सेट सेम सेट है, तो यानी ए जो एलिमेंट ए होगा वो भी सेट ए से होगा और जो बी एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से होगा, तो ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अब यहाँ पर एक बात आप और लिख सकते हैं कि इसको हटा देता हूँ मैं, वेयर जहाँ जो ए है वो समुच्चय ए के सभी अवयवों को इंगित करेगा, सभी अवयवों, जहाँ जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए के सभी अवयवों को इंगित करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्मॉल बी है वो समुच्चय बी के सभी अवयवों को इंगित करेगा, ठीक है। ये जो ए लिया ना मैंने, समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे वो सबको दिखाएगा, और जो बी है वो जो सेट बी में जितने भी अवयव होंगे वो उन सभी अवयवों को दिखाने के लिए प्रतीक बी माना गया है। समुच्चय बी समुच्चय बी के सभी अवयवों को इंगित करेगा,
ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहले इसको भी नोट कर ले आप सभी बच्चे, इसको पहले सही से नोट कर ले। ठीक है, अब सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट, कार्तीय गुणनफल को हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद अब आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, लेट माना एक समुच्चय यानी एक सेट मैंने मान लिया 1 2, और दूसरा सेट मैंने मान लिया 3 4। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुझे A क्रॉस B चाहिए, कार्तीय गुणनफल चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो मुझे निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ हम निकाल देंगे। इन दोनों साइड से मुझे पहले A क्रॉस B निकालना आना चाहिए, फिर B क्रॉस A निकालना आना चाहिए, फिर A क्रॉस A निकालना आना चाहिए, फिर B क्रॉस B निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें आपको निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे A क्रॉस B। कैसे निकालेंगे? A, देखिए सेट A के एलिमेंट क्या 1 और 2 है, समुच्चय A रख दो आप पहले यहाँ पर, मल्टीप्लाई करनी, सेट B से क्रॉस निकालना दोनों का। B कितना है, B की वैल्यू पुट कर लो 3 और 4। अब देखिए कैसे निकालेंगे इनका कार्तीय गुणनफल, ध्यान देना मेरी बात पर। देखिए समुच्चय A में जो है एलिमेंट है ना, इस फर्स्ट एलिमेंट को पहले इनके साथ लेंगे सभी के, पहले 1 को 3 के साथ 1,3 कॉमा लगा करके, फिर 1 को 4 के साथ 1,4, फिर 2 को 3 के साथ 2,3, और फिर 2 को 4 के साथ में 2,4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला अवयव है ना, जो इस कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B का प्रथम अवयव है, वो हमेशा क्या होगा, पहले समुच्चय का होगा। ठीक है, पहले समुच्चय से होगा ये, यानी समुच्चय A से होगा। इस बात का ध्यान रखना है। जो कार्तीय गुणनफल में जो अवयव आए इसके अंदर कि 1,3 है, जो इनका सबका पहला अवयव होगा ये समुच्चय A का होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय B का होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ये 3 है ना, ये दूसरे समुच्चय का अवयव है, दूसरे समुच्चय से, समुच्चय से। ठीक है, पहला अवयव क्या है, पहले समुच्चय का है A का, और दूसरा अवयव जो होता है वो दूसरे समुच्चय का होता है। आपको दिख रहा होगा 1 क्या है, पहले समुच्चय का अवयव है, और 3 क्या है, दूसरे समुच्चय का अवयव है। इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगर B क्रॉस A निकालेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखना कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं आ सकता, कभी भी बराबर नहीं होता है। निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे नहीं होता है। देखिए पहले सेट B की वैल्यू पुट कीजिएगा, समुच्चय B कितना है, समुच्चय B ये रहा 3,4, और मल्टीप्लाई करनी है, यानी इसका क्रॉस निकालना समुच्चय A से, समुच्चय A कितना है 1,2 है। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए कैसे लेना है इसका कार्तीय गुणनफल। पहले 3 को 1 के साथ 3,1, उसके बाद 3 को 2 के साथ में 3,2, उसके बाद 4 को 1 के साथ में 4,1, उसके बाद 4 को 2 के साथ में 4,2। अब देखिए डियर स्टूडेंट, B क्रॉस A और A क्रॉस B को ध्यान से देखिए। A क्रॉस B में क्या 1 3 है, लेकिन यहाँ 3 1 है, यहाँ 1 4 है तो यहाँ 4 1 है, उल्टा हो गया, क्रम चेंज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो A क्रॉस B होगा, इनका कार्तीय गुणनफल डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A के इक्वल होता है, ये आपस में इक्वल नहीं होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा A क्रॉस B में एलिमेंट देखिए 1 3, लेकिन यहाँ 3 1 उल्टा हो गया, इसका जस्ट 1 4 है तो 4 1 हो गया, 2 3 है तो 3 2 हो गया, जस्ट उल्टा है। तो हमेशा A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो तो ये आपको नोट करते हुए जाना है। इसके बाद देखिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A। देखिए A क्रॉस A कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले समुच्चय ए कितना है 1,2, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। समुच्चय ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, बीच में मल्टीप्लाई क्रॉस है तो क्रॉस लगा लो। फिर समुच्चय ए को दोबारा यहाँ रखना तो 1,2 सेम रखना पड़ेगा। तो इसका कार्तीय गुणनफल निकाल लो। देखिए ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, पहले 1 को 1 के साथ लो 1,1, फिर 1 को 2 के साथ लो 1,2, फिर 2 को 1 के साथ 2,1, फिर 2 को 2 के साथ में 2,2। ठीक है, क्या किया, पहले 1 को 1 के साथ लिए 1,1, 1 को 2 के साथ लिए 1,2, फिर 2 को 1 के साथ लिया 2,1, फिर 2 को 2 के साथ लिया 2,2। तो ये हमारे पास ए क्रॉस ए का कार्तीय गुणनफल निकल गया है। ठीक है, ये वाला। सेम अगर बी क्रॉस बी कहीं पे निकालना पड़ जाए तो देखिए समुच्चय बी के एलिमेंट कितने हैं 3,4। जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे, सेम सेट है दोनों, 3,4। अब देखिए कार्तीय गुणनफल निकालने का तरीका क्या है, पहले 3 को दोनों के साथ लो 3,3, फिर 3 को 4 के साथ 3,4, फिर 4 को 3 के साथ लो 4,3, और फिर 4 को 4 के साथ 4,4। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। तो बी क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, ए क्रॉस से ऐसे निकालेंगे, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए भी मैंने आपको निकालना सिखा लिया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ए क्रॉस ए को अगर आप तीर आरेख से देखते हो ऐसे करके, देखिए ये सेट ए है ये बी है, तो ए मान लिया यहाँ पर देखिए अगर ए क्रॉस बी को अगर आपको तीर आरेख से देखना है, देखिए ए क्रॉस बी मैंने मान लिया कि ए से बी में जो संबंध है वो आर है। इसको लिखेंगे कैसे कि जो आर संबंध है आर सच डेट ए टू बी, ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, अब जो समुच्चय ए के एलिमेंट है सेट ए में क्या 1 और 2, और सेट बी में क्या 3 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए पहले 1 का पहले 3 के साथ रिलेशन तो 1,3, फिर 1 का 4 के साथ में रिलेशन 1,4, फिर 2 का 3 के साथ में संबंध रिलेशन तो 2,3, और 2 का 4 के साथ में रिलेशन क्या होगा 2,4। देखिए जैसे हमने अभी पीछे निकाला था ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल, वैसे ही हमने सेम यहाँ निकाला है। आरेख से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये केवल बेसिक था, 11th क्लास का बेसिक था, 12th का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। 11th की बातें थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ जो यहाँ पर यूज होंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी पहले, इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला अवयव होता है ना वो बिलोंग्स टू सेट ए होता है। अगर मैं पहले अवयव को दिखाने के लिए ए सिंबल लूँ, यानी जो 1 है वो बिलोंग्स टू सेट ए से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा यानी 3 वो बिलोंग्स टू सेट बी से होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि पहला अवयव हमेशा पहले समुच्चय का होता है, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का होता है। अगर प्रांत, सहप्रांत और परिसर की बात की जाए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात की जाए, तो पहले में देखिए जो समुच्चय ए के जितने भी घटक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमित युगों में जो पहला जो घटक होता है संबंध आर में, ये होता है आपका प्रांत, और जिनके साथ इसकी इमेज बनती है वो होता है परिसर। और सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी के सभी क्या आते हैं, सहप्रांत में आती हैं। तो सहप्रांत प्रांत को मैं आगे समझाऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल यहाँ तक नोट कर लेना है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले यहाँ तक नोट कर ले, इसके बाद मैं आपको प्रांत निकालना सिखाऊंगा। पहले प्रांत, परिसर और रेंज। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा 1 घंटे का होने वाला है, तो बेसिकली आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको प्रांत, परिसर और संबंध के बारे में बताऊंगा, संबंध की परिभाषा लिखवाऊंगा। ठीक है, संबंध रिलेशन की परिभाषा लिखवाऊंगा, प्रांत निकालना सिखाऊंगा, परिसर निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद रेंज। फिर हम स्वतुल्य, संक्रामक और सम्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर को आपको सीक्वेंस में देखना है और अपने नोट्स आपको बनाते जाना है। तो बेसिकली आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये केवल एक रिवीजन था 11th क्लास का, इसको आप सही से लिख ले और नोट कर ले फिर कॉपी में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।